कोवेलेंट बॉन्ड, अब ये भी एक एटम का कंबाइनेशन मेथड है जिससे एटम आपस में जुड़ते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होगी। इलेक्ट्रॉन आपस एटम जो हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन की बाहमी इश्तराक करेंगे, यानी दोनों तरफ से शेयरिंग होगी। और फिर जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा, द शेयर्ड पेयर is denoted by this type of a short line। तो अगर वन पेयर शेयर्ड है, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और वो कहलाएगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। फिर इलेक्ट्रॉन एटम जो हैं वो दो पेयर भी आपस में शेयर कर सकते हैं। तो अगर टू पेयर शेयर्ड हैं तो वो हो जाएगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और थ्री पेयर भी शेयर कर सकते हैं, थ्री पेयर, तो वो हो जाएगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, तो जब एक पेयर एक लाइन से रिप्रेजेंट होगा तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए ये एक लाइन लगेगा। टू पेयर जब शेयर्ड होंगे तो फिर हम इस डबल लाइन से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और थ्री पेयर्स जब शेयर्ड होंगे तो फिर उसको इस तरह से ट्रिपल लाइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो है कोवेलेंट बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन होगी। कोवेलेंट बॉन्ड सेम और डिफरेंट एटम दोनों में बन सकता है। ज़्यादातर जो है नॉन मेटल जब भी मिलेंगे तो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ज़्यादातर मेटल और नॉन मेटल जब मिलते हैं तो वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो अब इस कोवेलेंट बॉन्ड की कुछ एग्जांपल्स हो जाएं ताकि उसमें हमें ये मिल जाए कि भाई ऑक्टेट डुप्लेट जो लुईस कंसेप्ट्स हैं वो ओबे हो रहे हैं कि नहीं। तो एक सिंपल मॉलिक्यूल ले लें, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यानी H2 जब बनता है, अब ये जब बनता है तो ये हाइड्रोजन है जिसके के शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये हुआ एक हाइड्रोजन का शेल, ये उसका न्यूक्लियस और ये उसका वो इलेक्ट्रॉन। दूसरा हाइड्रोजन है तो उसका भी यही फॉर्म होगा, उसका भी ये एक इलेक्ट्रॉन और उसका न्यूक्लियस। अब ये दोनों जब शेयरिंग करेंगे तो इस तरह आके शेयर कर जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर अप हो जाएंगे और इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ये बॉन्ड बना है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। आज एक और कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ले ले, मीथेन CH4 मॉलिक्यूल। अब CH4 मॉलिक्यूल में देखोगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। तो इसके वैलेंस शेल जो है वो L है और L में इसके 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो ये हुए कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स।
तो अब कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, जबकि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्रॉस हुआ एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और इधर हाइड्रोजन आके बॉन्ड हो जाएगा। इस तरह से ये क्रॉस हो जाएगा दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये क्रॉस हुआ तीसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और इस तरह से इधर ये क्रॉस चौथे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, लेकिन ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी अब अगर आप देखोगे तो इस तरह से कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए, यानी कार्बन हैज़ कंप्लीटेड इट्स ऑक्टेट। जबकि हाइड्रोजन्स को देखोगे तो हर हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट किया और इस तरह हर हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। ठीक, अब हमने ऊपर पढ़ा कि भाई एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड या सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसकी रिप्रेजेंटेशन अब ये होगी कि कार्बन ये एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन हुआ, इधर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन एंड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन। तो इस तरह से ये मीथेन का मॉलिक्यूल बना। तो अब यहाँ पे ये नहीं कहना कि कार्बन ने जो है वो 4 बॉन्ड बनाए हैं। यस, 4 बॉन्ड बनाए हैं, लेकिन डिफरेंट हाइड्रोजन्स के साथ। ऐसा नहीं है कि उसने 4 के 4 बॉन्ड एक ही हाइड्रोजन से बनाए हैं। तो रिमेंबर 2 एटमों के दरमियान मैक्सिमम बॉन्ड अगर बन सकते हैं तो वो होंगे 3 बॉन्ड्स, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। उससे ज़्यादा बॉन्ड 2 एटमों के दरमियान नहीं बन सकता। अच्छा, अब अगर हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ चले जाएं तो उसको हम यूँ समझेंगे। तो उसमें सिंपल मॉलिक्यूल हम ऑक्सीजन का लेते हैं, दैट इज़ O2 मॉलिक्यूल। अब ऑक्सीजन जो है वो 6th ग्रुप का मेंबर है, तो इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दीज आर 6 इलेक्ट्रॉन ऑफ द ऑक्सीजन। इसी तरह जो दूसरा ऑक्सीजन होगा वो भी 6th ग्रुप का मेंबर है और उसके आखिरी शेल में भी हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो लेफ़्ट वाला ऑक्सीजन है इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और राइट वाले को भी चाहिए। तो अब कुछ यूँ होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से अगर हम दायरा बना दें तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए। फिर अगर हम दायरा यूँ बना दें तो दूसरे ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए। तो इस तरह से अब दोनों ऑक्सीजन के दरमियान 4 इलेक्ट्रॉन या 2 पेयर शेयर हो गए हैं। तो इस वजह से ये हो जाएगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ये शेयरिंग कैसे होती है ये आगे हम मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, हाइब्रिडाइजेशन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। तो वो हमें बताएंगे कि अब ये इलेक्ट्रॉन जब शेयर होंगे तो इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और फिर पाई बॉन्ड ये कैसे बनेंगे। तो उधर हम डिटेल से इनको समझेंगे। अच्छा, एक और एग्जांपल इनका लेते हैं, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये CO2 हुआ। अब इसमें सेंट्रल एटम जो है वो कार्बन है। तो कार्बन अगेन 4th ग्रुप का मेंबर है और इसके पास ये 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। जो ऑक्सीजन है वो 6th ग्रुप का मेंबर है, तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने वैलेंस शेल में। इसी तरह दूसरा ऑक्सीजन बना दें तो उसके पास भी ये हो गए हैं उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब ये आपस में शेयरिंग करेंगे
तो ये राइट साइड पे कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों के दरमियान अब ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो अगर आप ये दायरा इस तरह से बना दें ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। और अगर आप इस साइड पे ये दायरा बना दें तो इस ऑक्सीजन ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। अब कार्बन जो है, तो कार्बन के पास अब ये है कि अगर आप ये दायरा इस फॉर्म में बना दें तो यहाँ पे आपको अब ये दिखाई देगा कि कार्बन ने राइट साइड वाले ऑक्सीजन के साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं और लेफ़्ट वाले ऑक्सीजन के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। तो इस तरह से 2 पेयर इधर शेयर हुए हैं, 2 पेयर इधर शेयर हुए हैं। तो वी आर गेटिंग ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो कार्बन ने 2 डबल बॉन्ड बनाए हैं 2 ऑक्सीजन्स के साथ। एक ऑक्सीजन के साथ फिर 2 डबल बॉन्ड नहीं बनेंगे। अगर फिर वही बात के 2 एटमों के दरमियान अगर मैक्सिमम बॉन्ड बन सकते हैं तो वो है ट्रिपल बॉन्ड, यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इससे ज़्यादा बॉन्ड 2 एटमों के दरमियान नहीं बन सकते। अच्छा, अब ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जब हम चलते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड जो है दैट इज़ नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, एक सिंपल सा मॉलिक्यूल है जिसे हम ट्रिपल बॉन्ड समझेंगे। अब नाइट्रोजन जो है वो ग्रुप 5th का मेंबर है, तो इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी तरह दूसरा जो नाइट्रोजन है वो भी इसी 5th ग्रुप का मेंबर है और उसके आखिरी शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब अगर हम दायरा इधर बना देंगे इस फॉर्म में, तो इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। और इस तरह से ये दायरा बनाएंगे तो राइट साइड वाले नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। लेकिन दोनों नाइट्रोजन के दरमियान अब 6 इलेक्ट्रॉन या 3 पेयर्स शेयर्ड हो गए हैं। तो इस वजह से ये होगा एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हुआ। दूसरा एक एग्जांपल ट्राई करते हैं और वो हम ट्राई करते हैं एसिटाइलिन का। एसिटाइलिन या इथाइन और वो है C2H2। अच्छा, अब इसमें 2 कार्बन हैं और 2 हाइड्रोजन्स हैं। तो अगेन कार्बन से शुरू करोगे तो कार्बन 4th ग्रुप का मेंबर है और इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हुए। फिर जो अगला कार्बन है वो भी इसी 4th ग्रुप का ही होगा और उसमें भी ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब हाइड्रोजन 1st ग्रुप का मेंबर है तो उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी ये ब्लैक वाला हुआ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। और दूसरी तरफ वाला हाइड्रोजन वो भी 1 इलेक्ट्रॉन रखता है। तो अब अगर हम कार्बन से पहले दायरा बना दें तो इधर से ये शुरू हो के इस फॉर्म में आ जाएगा एक कार्बन के लिए, और फिर इस तरह से जब आप बना दोगे तो ये हो जाएगा दूसरे कार्बन के लिए। अब जो राइट वाला कार्बन है उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, यानी इट गॉट 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। और द सेम केस इज़ फॉर द लेफ्ट कार्बन, तो उसने भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किए हैं। दूसरी तरफ जब हम हाइड्रोजन को देखेंगे तो हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किए और इस हाइड्रोजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किए। अब इसकी जब हम स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में अब ये हो जाएगा कि इधर से शुरू करें। ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन लिखा। अब इन दोनों के दरमियान 1 पेयर जो है वो शेड है, तो इस वजह से इसको हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे।
अब इस कार्बन के राइट पे दूसरा कार्बन लिख दें और इन दोनों में 3 पेयर्स शेड हो गए हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास ट्रिपल बॉन्ड। और फिर हाइड्रोजन लिख दें और तो राइट वाला हाइड्रोजन और साथ में कार्बन, तो इनके दरमियान भी एक पेयर शेड हुआ, तो ये हो जाएगा आपके पास अगला सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब इस कंपाउंड में एक ट्रिपल बॉन्ड है, 2 सिंगल बॉन्ड हैं, ठीक। अच्छा, अब इस कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बना है, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बना है। तो इस तरह से आप इसको इंटरप्रीट करेंगे। अच्छा, अब देखते जाएं। बस ये 3 किस्म है, सिंगल बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब अगर हम यहाँ पे यूँ देखें कि H है, सिंगल बॉन्ड कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर इधर सिंगल बॉन्ड कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो अब इसी कंपाउंड में हमें डबल, ट्रिपल और सिंगल तीनों टाइप ऑफ बॉन्ड मिलते हैं। द ट्रिपल बॉन्ड इज बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, द डबल बॉन्ड इज बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, और सिंगल बॉन्ड इज बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो इस तरह से इसको इंटरप्रीट करते जाएं ताकि आपकी वो कन्फ्यूजन क्लियर होती जाए। तो ये था अबाउट दी कोवेलेंट बॉन्ड कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होगा और इसको हम कैसे रिप्रेजेंटेशन उसकी करेंगे, उसकी कितनी टाइप्स हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड सेम एटम, डिफरेंट एटम सब में बन सकता है, और कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल में भी हो सकता है, कंपाउंड में भी हो सकता है। मॉलिक्यूल जो फ्री एग्जिस्ट कर सकता हो। अच्छा, जब फ्री एग्जिस्ट कर सकता हो तो सेम एटम्स का भी हो सकता है और डिफरेंट एटम्स का भी हो सकता है। तो देखिए, ये मॉलिक्यूल मैंने लिखा, मॉलिक्यूल यानी combination of 2 or more same or different atoms which can exist freely in nature। नेचर में अगर वो फ्री एग्जिस्ट कर सकता है। अब अगर होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, तो होमो मीन सेम, यानी सेम एटम से बना होगा तो वो कहलाएगा होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल O2, N2, H2, इसी तरह Cl2। एक से ज़्यादा एटम भी मिल सकते हैं। ओजोन का एग्जाम्पल ले सकते हो, सल्फ़र S8 का एग्जाम्पल ले सकते हो, P4 फास्फोरस का एग्जाम्पल ले सकते हो। तो ये होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, आल्सो नोन एज एलिमेंटल मॉलिक्यूल। एलिमेंटल मॉलिक्यूल, एलिमेंट जब सेम एटॉमिक नंबर वाले एटम आपस में मिलें, सो दैट इज़ एलिमेंट। दूसरा जो टाइप है इसका, तो वो है हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। अब हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, हेट्रो फॉर डिफरेंट, डिफरेंट एटम आपस में जुड़ जाएं और वो फ्री एग्जिस्ट कर सकें, तो वो होगा हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। फॉर एग्ज़ाम्पल H2O को ले लें, CH4 मीथेन हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हुआ, इसी तरह C6H12O6 ग्लूकोज हुआ, एट्सेट्रा। अच्छा, अब ये डिफरेंट एटम से बन के जुड़ के बने हैं, तो ये कहलाएंगे कंपाउंड मॉलिक्यूल्स। दीज आर कंपाउंड मॉलिक्यूल्स। तो अब बात है कोवेलेंट बॉन्ड की, तो रिमेंबर कि दोनों किस्म के मॉलिक्यूल
कोवेलेंट बॉन्ड से ही बनते हैं। बोथ आर फॉर्म्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, दोनों जो हैं इनसे बनेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड से बनेंगे। अच्छा, तो अब याद रखें, आयोनिक कंपाउंड सिर्फ सॉलिड बन के दे सकता है। आयोनिक कंपाउंड्स आर ऑल सॉलिड्स, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट मॉलिक्यूल या कंपाउंड में भी सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और गैस फॉर्म में भी आपको मिल सकते हैं। सॉलिड फॉर्म में आपको डायमंड मिलेगा जो कोवेलेंट है, लेकिन कोवेलेंट वाइस्लाम। अच्छा, अब डायमंड है, लेकिन डायमंड जो है वो एलिमेंट होगा, क्योंकि सारे कार्बन कार्बन एटम जुड़े हैं। लेकिन अगर हम देखें सिलिकॉन डाइऑक्साइड को, तो अब ये कंपाउंड है और सॉलिड फॉर्म में है और ये कोवेलेंट बॉन्ड से बना है। इसी तरह लिक्विड बॉन्ड से जो बनते हैं लिक्विड फॉर्म में कोवेलेंट कंपाउंड, तो उसमें आपको वाटर मिलेगा। तो अब वाटर जो है H2O लिक्विड फॉर्म में है, कोवेलेंट बॉन्ड से बना है। इसी तरह अगर आप H2SO4 को देख लें तो लिक्विड है और कोवेलेंट बॉन्ड उसमें मौजूद होगा। गैस फॉर्म में आपको मीथेन मिल सकता है, मीथेन है, एमोनिया है NH3, इसी तरह HCl है, एट्सेट्रा। तो यहाँ पे समझाने का मतलब ये था कि आयोनिक कंपाउंड सिर्फ सॉलिड हो सकते हैं, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट जो भी होगा मॉलिक्यूल, तो वो सॉलिड में भी एग्जिस्ट कर सकता है, लिक्विड भी हमें मिल सकता है और गैस फॉर्म में भी हमें मिल सकता है। तो साथ साथ में ये अपने डिफरेंस भी नोट करते जाएं।